का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप जानिए कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं इस शो में। शुरुआत होगी एक बुआई की खबर के साथ। देखिए सरकार ने क्या कहा। सरकार ने कहा कि बुआई पिछड़ने के बाद भी पैदावार अच्छी होगी। कैसे होगी ये सरकार ही जानती है। इस आंकड़े को हम समझेंगे, इस बयान का मतलब समझेंगे अपनी खबर में। कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने का नया संकल्प। पिछले 2 संकल्प पूरे नहीं हुए। क्या वो संकल्प थे? इस दावे में कितना दम है ये जानेंगे। सहारा निवेशकों के पैसे के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। फिर से जा रही है सरकार, ठीक है, लेकिन क्या निवेशक आ रहे हैं जिन्होंने सहारा में पैसा लगा रखा था? ये समझेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देश में आएगा नया रेगुलेटर। यकीन मानिए इसकी बहुत जरूरत थी और अब सरकार एक नया हेल्थ के लिए रेगुलेटर लेकर आ रही है जो वाकई देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो सकें इसके लिए काम करेगा, निगरानी करेगा, जुर्माने लगाएगा, बेहतर प्रोसेसेस बनाएगा, नियम बनाएगा। इसकी बड़ी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी, इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में निकले चौंकाने वाले आंकड़े। दिन की बड़ी खबर, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें कई ऐसे आंकड़े आए जो आपको जानना समझना जरूरी है। ये समझेंगे। और जीडीपी से ज्यादा हो गया भारत पर कर्ज। आईएमएफ ने चेताया है, कहा है कि आपकी जितनी जीडीपी है ना साल भर की, उससे ज्यादा तो आपके ऊपर कर्ज हो गया है। क्या मतलब है इसका? कब हमने ये बात आपको बताई थी, आपको याद है क्या? हम आपको बताएंगे फिर से कि हमने आपको 1 साल पहले बताया था कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या इसके मायने हैं ये समझेंगे। लेकिन पहली खबर दाल से जुड़ी, आपकी थाली से जुड़ी। सरकार ने संसद में दलहन आयात को लेकर अपनी मजबूरी बताई है। सरकार ने कहा कि मौसम की अनिश्चितता की वजह से देश में दलहन उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है, जिस वजह से तुअर, उड़द और मसूर आयात को बढ़ावा दिया गया है। उपभोक्ता राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बुधवार को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि भारत चने और मूंग के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। सर, दलहन पर सरकार का ये बयान क्या बता रहा है, क्या मतलब है इसका? दलहन पर सरकार के बयान में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें स्वीकार की गई हैं जिनसे अभी तक बचने की कोशिश की जा रही थी और वास्तविकता सामने है दीवार पर लिखी इबारत की तरह। तो दलहन की समस्या को स्वीकार किया गया है इसमें। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली चीज तो सरकार ने ये माना कि क्लाइमेट चेंज का असर भारत में खेती पर पड़ रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है और खास तौर से उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है दालों की खेती। दलहन भारत के पूरे कृषि सिस्टम का सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे बड़ी दरार है जो पूरी नहीं हो पाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने जिन दालों में भारत की आत्मनिर्भरता बताई वो पहले से है मूंग और चने में, क्योंकि उसमें भारत को पहले से चुनौतियां कभी नहीं थी। भारत के पास उत्पादन था, पर भारत की जो खपत का पैटर्न है, मांग का पैटर्न है, उसमें 3 दालें सबसे महत्वपूर्ण है, मसूर, तुअर और उड़द। और इन तीनों को ठीक करने के लिए, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 7-8 सालों में कई सारे मिशन क्रिएट किए गए। कोशिश की गई कि भारत में दालों का उत्पादन बढ़ाया जाए, पर यह एक ऐसी पहेली है, ऐसी गुत्थी है जिसका हल नहीं निकला। और अब आज सदन में सरकार को मानना पड़ा कि फिलहाल भारत पर की आयात पर निर्भरता बढ़ रही है और बनी रहेगी। यहाँ से आप ये भी संकेत ले सकते हैं कि जो भी रणनीतियां दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 4-5 सालों में शुरू की गई और इससे पहले के वर्षों में भी की गई, उन सबके नतीजे दलहन के मामले में स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहे हैं। अब शायद सरकार इस तरफ तो इशारा कर रही है कि आने वाले कुछ महीनों में या 1-2 साल तक भारत की निर्भरता दाल पर बनी रहेगी। यह एक बात और समझना जरूरी है कि दालों की आपूर्ति के स्रोत दुनिया में सीमित हैं। कनाडा, मलावी, कुछ ही दुनिया के देश हैं जिनके पास दालों की आपूर्ति के लिए दालों के पास का पर्याप्त उत्पादन है और भारत के पास भी वो सीमित बाजार हैं जहां से वो दाल आयात कर सकता है। देश में रबी फसलों की खेती में आई गिरावट के बावजूद सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस साल रबी फसलों का उत्पादन ठीक ठाक रहेगा। एक समाचार पत्र के इंटरव्यू में सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वे राज्यों के साथ संपर्क में हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि गेहूं और दूसरी रबी फसलों की खेती में गिरावट ना आए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल फसल ठीक ठाक होगी। हालांकि खेती के आंकड़े देखें तो 15 दिसंबर तक खेती पिछले साल के मुकाबले 30 लाख हेक्टेयर पिछड़ी हुई है। गेहूँ और चने की खेती सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। सर, रबी की बुआई को लेकर जो चुनौती दिख रही है, इससे खाद्य भंडार कैसे मैनेज किए जाएंगे? अब पहली चीज तो ये
कहना और समझना मुश्किल है कि 30 लाख हेक्टेयर पिछली हुई रबी के बाद भी पैदावार उतनी ही कैसे रहेगी, जबकि पिछली बार बेहतर बुवाई के बाद भी पैदावार कम रही थी। अगर पिछले साल आप के रबी के आंकड़े को आप देखें तो मौसम खराब होने के कारण, गर्मियों के कारण बुवाई तो बेहतर थी लेकिन यील्ड कम थी। और इस साल तो स्थिति और भी खराब है, दोहरी चुनौती है, बुवाई भी कमजोर है और यील्ड में भी पर भी असर पड़ने की संभावना है। सरकार को एक चीज और स्वीकार करना या बताना चाहिए कि बाजार में ये पहली बार ऐसा दिखा शुभम कि बाजार में अनाज की कीमतें ऊपर है। सरकार ने अपनी क्षमता भर एमएसपी भी बढ़ाया है, उसके बाद भी बुआई पिछड़ी हुई है। यानी किसानों को बाजार और सरकार दोनों मिलकर ज्यादा बुआई के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तर्क या ये कहना कि उत्पादन जितना था बेहतर रहेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, गले उतरना संभव नहीं है। दूसरी बात है कि अब अनाज भंडार की स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है कि भारत के दोनों प्रमुख अनाजों को लेकर, चावल और गेहूं दोनों को लेकर पिछले साल से जो चुनौतियां अनाज भंडार में चली आ रही थी वो दिख रही हैं। और सरकार भी अभी स्वीकार कर रही है किसी न किसी तरह से कि अनाज के स्तर पर मोर्चा मजबूत नहीं है। चना एक और महत्वपूर्ण फसल है जो दलहन की तेजी में इस बार योगदान करेगा रबी के रास्ते, क्योंकि रबी में उसकी बुआई भी टूटी हुई है। ऐसी स्थिति में शायद ऐसा लगता है कि रबी के आंकड़े करीब आने के बाद सरकार को कहीं ना कहीं से अनाज के मामले में आयात की तरफ बढ़ना पड़ सकता है। लेकिन ये साल दोनों ही फसलों के मामले में, खाद्य अर्थव्यवस्था के मामले में बेचुनौतीपूर्ण रहने वाला, और शायद यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने अपनी ताजी रिपोर्ट में इसकी तरफ इशारा भी किया है। और भारत की महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक का जो सारा उत्साह था वो अब एक किस्म से सतर्क भविष्यवाणी की तरफ बदल रहा है, जिस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर में शुभम ने आपको उसका जिक्र किया है मुख्य खबरों के बीच में। केंद्र सरकार ने साफ किया कि देश की ऊर्जा जरूरत के लिए अगले 30-40 साल कोयले की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आयातित कोयले पर निर्भरता जल्द समाप्त होगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को सदन में बताया कि देश में कोयले की कुल खपत में आयातित कोयले की हिस्सेदारी को अगले साल घटाकर 2% पर लाया जाएगा। वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कोयले का आयात पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस साल देश में जितने कोयले की खपत का अनुमान है उसमें 20% कोयले का आयात हुआ है। सर, ये लक्ष्य कितना हासिल हो पाएगा, कितना महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये बड़ा दिलचस्प बयान है और इसके अंतर विरोध बड़े गहरे और महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 2022 में ही कोयला मंत्रालय ने लक्ष्य रखा था। केवड़िया में कोयला मंत्रालय का चिंतन शिविर था जिसमें लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 2022 तक भारत थर्मल कोल पर यानी बिजली के लिए आयातित कोल पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देगा। यह कहा गया था कि अब कोयले का जो आयात होगा वो बेसिकली मेटलर्जिकल कोल होगा जो स्टील बनाने के लिए मेटकोक होता है। थर्मल कोल का इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए बंद कर दिया जाएगा कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व वाला देश है, दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी और वो भी मोनोपोली कंपनी भारत के पास है, कोल इंडिया। इसलिए भारत को दुनिया से कोयला खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारे लक्ष्य, सारे दावे अगले ही 12 महीनों में, 24 महीनों में सर के बल खड़े हो गए और पिछले साल भारत दुनिया के सबसे बड़े कोल इंपोर्टर के तौर पर उभरा और इस साल भी रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से जो बात कही गई इसे आपको एक चुटकी नमक, एक चम्मच नमक के साथ लेना चाहिए। और तथ्य भी ये बता रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि भारत आयातित कोयले पर अपनी निर्भरता कम कर सके। हाल में सरकार ने जो नया इलेक्ट्रिसिटी प्लान घोषित किया उसमें थर्मल पावर पर निर्भरता बढ़ा दी गई है। मौजूदा स्थिति में कोल इंडिया कोई भी बड़ा निवेश करके कोयले की आपूर्ति नहीं बढ़ा पाई। इस साल भी कोयले का उत्पादन देश में हुआ, लेकिन फिर भी सरकार को कहना पड़ा कि जितने भी कोल बिजली कंपनियां हैं वो अपने लिए कोल ब्लेंडिंग का कोल आयात करती रहें। अब मौजूदा परिस्थिति में भारत की निर्भरता अपने लिए बिजली के उत्पादन को लेकर आयातित कोयले पर बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी, इस बात की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है भारत में कोल के इंपोर्ट का, उसमें भी जो बंदरगाह की सुविधाएं हैं, बंदरगाह से कोयले को देश के भीतर तक ले जाने का जो तंत्र है वो भी काफी कमजोर है और इसी वजह से शायद भारत में उत्पादित कोयला भी बिजली घरों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये अभी तो कोयले के आयात से निजात मिलने की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई देती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सभी नागरिकों के लिए अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के लिए सरकार हेल्थ रेगुलेटर स्थापित करने पर विचार कर रही है। हेल्थ रेगुलेटर स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत शुरुआती दौर में शुरू हो चुकी है। सरकार का मकसद देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना है। फिलहाल देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। सर, ये रेगुलेटर क्यों बनाया जा रहा है? ये बेहद महत्वपूर्ण पहल और जरूरी पहल है। अभी इसका पूरा प्रारूप स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेल्थ रेगुलेटर क्या करेगा, लेकिन इसकी मांग भारत में कोविड से पहले से की जा रही है।
भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में कई सारे परस्पर अंतर विरोधी रुख उभर कर सामने आए हैं और उन्हें नियंत्रित और स्थापित करने के लिए हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है। और इसलिए भी हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है शुभम की हेल्थ सेक्टर कई मामलों में राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जिसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर रेगुलेट करती हैं और अस्पताल चलाती हैं। सरकार भी इस बाजार में बड़ी स्टेक होल्डर है। और अब इसके साथ इसमें बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी एक हिस्सा शामिल हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर, जहां एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट और एक हेल्थ सर्विस दोनों आपस में मिलते हैं। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल क्षेत्र हो गया है। इसलिए भारत को ये जरूरत है कि हेल्थ रेगुलेटर स्थापित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण 3 बड़ी जरूरतें हैं जो लोग चाहते हैं हेल्थ रेगुलेटर के पास आए। पहले तो भारत में चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं की दरें तय की जाएं, क्योंकि एक ही सेवा के लिए आपको 5 अलग अलग जगह 5 अलग अलग दरें देनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल्स के रेट्स निर्धारित किए जाएं, क्योंकि बीमा के रेट्स निर्धारित हैं। आपको हॉस्पिटल में लगने वाले बिल की दरें बढ़ती जाती हैं, पर जब बीमा का कैलकुलेशन होता है तो उसमें एक डिफरेंट तरीके से असेसमेंट किया जाता है। तो इसलिए ये भी तय करना जरूरी है। दूसरा ये कि गुणवत्ता और क्वालिटी को लेकर भी नियम निर्धारित करना जरूरी है। हम अभी दवाओं के मामले में भारत में बेहद चुनौतियां देख रहे हैं। भारत में पूरी दवाओं का उद्योग तमाम सवालों के घेरे में है। गलत, खराब, जहरीली दवाओं को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की जो गुणवत्ता है निजी अस्पतालों में, वो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो भारत को एक हेल्थ रेगुलेटर की जरूरत है जो एक कंप्रहेंसिव बड़ा हेल्थ रेगुलेटर आए, जो नियम बनाए और उसको उनकी तैयारी करे। भारत के हेल्थ केयर बाजार में कोविड के बाद एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, बेहद बड़ा बदलाव हुआ है जो शायद हमारी सुर्खियों में नहीं था। और इस बार हम इकोनॉमिकम में आपको ये बताएंगे, और ये संयोग की बात है कि सरकार की तरफ से हेल्थ रेगुलेटर लाया गया, और शायद इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भारत के हेल्थ केयर के बाजार में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है, एक बड़ा शिफ्ट आ गया है, और सरकार भी शायद दूर बैठकर उसे महसूस कर रही है। क्या है बदलाव, भीतर क्या हो रहा है? आपको पता है कि आपके आसपास क्या का पूरा हेल्थ केयर मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है और इसमें किस लेवल तक अनरेगुलेटेड प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। इसे देखने के लिए क्या अंदर चल रहा है, इसे इस बार हम इकोनॉमिकम में विस्तार से बताया है, तो वो मनी 9 के सुपर ऐप पर उपलब्ध हो। सर, एक और खबर चल रही है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है कि बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव होने वाला है। ये क्या बदलाव है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इस तरीके की चर्चा है कि IRDA ने, जो भारत का इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने बुजुर्ग लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री की एज की जो सीमा है उसे खत्म करने का फैसला किया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मुश्किल होता है, उन्हें बीमा नहीं दिया जाता क्योंकि वो उनको इलाज और उनके स्वास्थ्य में आमतौर पर उस समय तक गिरावट शुरू हो चुकी है। ऐसा प्रस्ताव है कि IRDA भारत में ये सीमा खत्म करने वाला है और अब किसी भी आयु के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सुविधा मिलेगी। ये बेहद जरूरी कदम है अगर ऐसा होता है, और इसकी मांग काफी समय से की भी जा रही थी, इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी। दरअसल ये बड़ी विसंगति है कि जिस आयु में लोगों को सबसे ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत होती है, जिस आयु में लोगों को सबसे ज्यादा चिकित्सा की जरूरत होती, उसी आयु में उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज उपलब्ध नहीं होता। और भारत में बहुत बड़ी आबादी जो है जिसने पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और वो एजिंग की तरफ, बुढ़ापे की तरफ जा रही है, और उसकी चिकित्सा के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि लोगों के पेंशन से ज्यादा बिल उनके हेल्थ केयर के हैं, तो उसके लिए उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत थी। IRDA ने प्रस्ताव किया है, उद्योग के सामने भेजा है, अभी इस पर प्रतिक्रिया आएंगी। इसके साथ हेल्थ केयर पॉलिसी, जो एजिंग लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हेल्थ केयर पॉलिसी कैसे तय की जाएगी, किस तरह से उसमें दरें तय होंगी, उसमें एग्जिट और एंट्री के रास्ते क्या होंगे, इनका इंतजार रहेगा। पर ये सुधार और ये देश की सबसे बड़ी इस समय जरूरत है, और IRDA को ऐसा करने में देर नहीं करनी चाहिए। सहारा निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सरकार ने बताया कि 3 करोड़ निवेशकों का पैसा सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में फंसा पड़ा है। इन निवेशकों को करीब 80,000 करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं। सहकारिता मंत्रालय ने सहारा निवेशकों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर निवेशक रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार सहारा सेवी के खाते में 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त कर चुकी है। सर, क्या वाकई ये जो सरकार जा रही है, लोग आ पा रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में पैसा मांगने अपना वापस? जितनी चर्चा थी सहारा के निवेशकों को पैसा दिलाने की, और सरकार ने जिस तरह से आगे आकर कहा था कि सहारा के असंख्य निवेशकों की जो मांग है उसको पूरा करेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अभी तक जो परिस्थिति है उसमें एक तो निवेशकों का के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है
उन्हें उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कागज नहीं है जिससे उनको पैसा मिल सके। तो ये पोर्टल में पूरी व्यवस्था निवेशकों तक उनका पैसा नहीं पहुंचा पा रही है। और इसमें भी सहारा में निवेश करने वाले बहुत सारे छोटे लोग थे जिनका लंबे समय से पैसा था, उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ की समस्या है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और इसलिए ये पूरी मुहिम नतीजे लाती दिखाई नहीं दे रही। कुछ लोगों को तो जरूर पैसा मिला है, पर बड़ा हिस्सा जिसे पैसा मिलना चाहिए था और जिसका पैसा सहारा में के अलग अलग स्कीमों में फंसा हुआ है, वो भी नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश चुनाव से पहले यह है कि जितने अधिकतम लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके, और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट से फिर मंजूरी मांगी जा रही है और ज्यादा फंड लेने के लिए। पर्यावरण और सोशल गवर्नेंस को लेकर कंपनियों को रैंकिंग देने वाली संस्था मॉर्निंग स्टार के बाहर होने की वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड के लिए परेशानी हो रही है। ईएसजी कंपनियों के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से नियमों में दी गई सख्ती के बाद मॉर्निंग स्टार को भारत में इस कारोबार से बाहर होना पड़ा। सर, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं मॉर्निंग स्टार के बाहर होने से? ईएसजी में अचानक एक बड़ा शिफ्ट आ गया। आज से 6 महीने साल भर पहले तक भारत में ईएसजी फंड्स अवेलेबल थे, म्यूचुअल फंड्स ईएसजी फंड्स लॉन्च करते थे, क्योंकि वो फंड्स जो बहुत इथिकल ढंग से सोशल और गवर्नेंस के मामलों को पालन करती हैं, वो कंपनियां जिनके यहाँ कामकाज साफ सुथरा है, जो अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखती हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखती हैं, अपने समुदायों के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करती, उन्हें एक बेहतर रैंकिंग देकर उनमें निवेश को प्रोत्साहित किया जाता था। और इस बिना पर बहुत सारे फंड्स और निवेशक आए थे, कंपनियों की भी रैंकिंग हुई थी। अब वो सारी व्यवस्था सेबी ने बदल दी। दूसरा, और इधर भारत में ईएसजी नियमों का पालन काफी पिछड़ा हुआ है। बहुत सारी कंपनियां अपने ईएसजी पैमानों का पालन नहीं करती, उनकी रिपोर्ट्स जो है रिपोर्ट्स आनी चाहिए वो लंबे समय में देरी से आती हैं। तो ये जो पूरी मुहिम शुरू हुई थी भारत के कारोबार को पर्यावरण, समुदाय और कर्मचारियों की दृष्टि से, गवर्नेंस की दृष्टि से बेहतर बनाने की, ये कहीं जाकर फंस गई है। और सेबी ने जो नियम बदले उसके बाद अब ये पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड निवेशकों को और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पीछे खड़े आम निवेशकों को कि वो जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के जो ईएसजी पैमाने हैं, या वो कंपनी अपने समुदाय के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितनी बेहतर है, कितना बेहतर काम कर रही है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर क्या है, इसकी कोई रैंकिंग, कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के दौरान 15,29,000 लोगों को नौकरी मिली है, जो पिछले साल के मुकाबले 18% ज़्यादा है। हालांकि इस आंकड़े में पहली बार नौकरी पाने वालों की संख्या देखी जाए तो आंकड़ा 7,72,000 है, जो करीब 7 महीने का निचला स्तर है। नई नौकरियों की संख्या में लगातार तीसरे महीने गिरावट देखने को मिली। सर, ये संगठित क्षेत्र की नौकरियों में जो वो है कमी है, वो लगातार बढ़ रही है, ऐसा क्यों? ईपीएफओ के आंकड़े को दो तरह से देखें। एक तो जो कंसोलिडेटेड आंकड़ा हमारे सामने आता है कि कितने लोगों को नौकरियां मिली और ईपीएफओ में कितने लोग रजिस्टर हैं, पर दूसरा आंकड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महीने दर महीने ईपीएफओ में को ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। यानी ईपीएफओ में जो लोग आ रहे हैं वो लोग जिनको नई नौकरियां मिलती हैं वो इसमें आते हैं। इससे पीछे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति और ज्यादा गहन और ज्यादा कठिन होती जा रही है, क्योंकि संगठित क्षेत्र के लोगों को ईपीएफओ में शामिल माना जाता है। और इससे दिखता है कि जो जॉब कट्स हमने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में देखे, स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई तक, उनका असर लगातार दिख रहा है और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या घट रही है। यह संगठित क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी चुनौती है, जो चुनौती कोविड से पहले से शुरू हो गई थी। दरअसल कोविड से पहले ही भारत में बेरोजगारी दर एनएसएसओ के आंकड़ों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, और वहां के बाद संगठित क्षेत्र के रोजगारों की संख्या लगातार टूट रही है। और दूसरी तरफ अनौपचारिक नौकरियों को लेकर, जॉब्स को लेकर भी जो ट्रेंड है वो बाजार में ऐसा दिख रहा है कि अनौपचारिक जॉब और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो भी उपलब्ध है नौकरियां, वो उस तरफ जा रही है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक की मासिक रिपोर्ट में महंगाई को बड़ी चुनौती माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई अगर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर 4% के नीचे नहीं आई तो इस वजह से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 24-25 के लिए ग्रोथ के अनुमान को 6.5% से घटाकर 6% कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में औसत रिटेल महंगाई 4.6% रह सकती है। सर, इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर हम देखें तो अगले 6 महीने से 1 साल के लिए क्या संकेत मिलते दिख रहे हैं आपको? जो पिछले तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े थे, महंगाई के आंकड़े थे, उन सब
की धुंध अब छटने लगी है और जो वास्तविकता, जो तल्ख सच्चाई है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसे रिजर्व बैंक को स्वीकार करना पड़ रहा है। और इस सच्चाई की ये पहला प्रमाण है कि रिजर्व बैंक ने एक चीज एक तरह से मान ली हाथ उठाकर कि 4% तक महंगाई को घटाना उसके लिए संभव नहीं है। और यानी ये लड़ाई फिलहाल अभी आरबीआई जीतता नहीं दिखाई दे रहा। 6% से नीचे रखना भी पूरे साल के लिए, हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से ये उत्साही आकलन किए गए कि 6% से नीचे महंगाई रहेगी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में महंगाई के भीतर जो महंगाई है, खासतौर से खाद्य महंगाई है, बाकी चीजों की महंगाई, वो तो 10% और 12% के आसपास बनी हुई है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि नए साल की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर कैलेंडर ईयर को माने और वित्त वर्ष की शुरुआत जो कि अप्रैल में होती है, ये पूरा अगला साल महंगाई की दृष्टि से रिजर्व बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब इससे एक बड़ा संकेत निकाला जा सकता है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बड़ी कमी नहीं करने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने माना है कि महंगाई से लड़ाई अभी बनी रहेगी। तो रिजर्व बैंक शायद ब्याज दरों में कमी के लिए पूरे अगले साल तक इंतजार करेगा। दूसरी बड़ी बात यह कि यह महंगाई का जो आकलन रिजर्व बैंक ने अब बदला है, जिसमें वो एक तरह से परोक्ष रूप से मान रहा है कि महंगाई की लड़ाई कठिन है और अगले साल और ज्यादा कठिन होने वाली है। उसके पीछे रबी की खराब फसल, मानसून की कमजोरी, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव, ये सारी चीजों का असर दिखाई दे रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे इस रिपोर्ट में दिखाई दी वो ये कि रिजर्व बैंक ने पहली बार ये कहा कि महंगाई का असर भारत की ग्रोथ पर दिखाई देगा। एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है रिजर्व बैंक की तरफ से और बाकी जगह से कि भारत में स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन की तरफ इशारा करता दिखाई देता है, क्योंकि अगले वित्त वर्ष में यानी 2025 के साल में 6% की विकास दर और 5% के आसपास की महंगाई दर का एक फॉर्मूला, एक सूत्र या एक ढांचा ये रिपोर्ट हमारे सामने रख रही है। सर, ये जो अगले साल के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान काटा गया, इसकी बड़ी वजह क्या? इसकी बड़ी वजह यह है कि जो रिजर्व बैंक ने माना है कि महंगाई चूंकि स्थायी रूप से मजबूत बनी हुई है, तो इससे जो मांग में कमी है वो दिखाई देती रहेगी। अब अगले साल 6% की, जबकि इस साल भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में दूसरी तिमाही की वृद्धि दर के आधार पर बढ़ोतरी की गई। कई सारे विशेषज्ञों ने, रिजर्व बैंक ने भी अपना आकलन इस वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया और 6.5% के आसपास औसत है, पर अगले साल 6% रह जाने की संभावना है। और अगला साल इसलिए और चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगला साल तो भारत में चुनाव का साल है, तो 6 महीने शुरुआत के 4 महीने तक तो भारत में राजनीति होगी चुनाव की। दूसरी बात यह कि अगले साल ही दुनिया में मंदी आने के आशंका और खतरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में और तेज गिरावट आने की गुंजाइश है। ऐसी स्थिति में भारतीय आर्थिक विकास दर पर कई सारे और भी दबाव मौजूद होंगे घरेलू दबावों के साथ, और घरेलू दबाव जो सबसे बड़ा है जो रिजर्व बैंक मान रहा है वो महंगाई है। दूसरी एक और बात है शिवम की, रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में एक तरह से स्वीकार भी किया है कि महंगाई को लेकर जो अभी तक की जितनी रणनीतियां हैं उनके नतीजे भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। तो एक किस्म का असमंजस भी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दिखता है कि क्या करे और क्या ना करे। अगर महंगाई स्थायी रूप से अगले साल भी जारी रहने वाली है तो फिर बाजार में सस्ते कर्ज का, बाकी चीजों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, ये अभी थोड़ा अंधेरे में है। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों पर कुल कर्ज का आंकड़ा भारत की जीडीपी की तुलना में 100% तक पहुंच सकता है। आईएमएफ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लंबी अवधि में भारत को कर्ज चुकाने में दिक्कत हो सकती है। आईएमएफ ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को काफ़ी मात्रा में निवेश करना होगा, जिससे उसके कर्ज चुकाने में परेशानी हो सकती है। इस साल सितंबर तक भारत पर कुल 205 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज हो चुका है। सर, किन वजहों से ये आशंका जाहिर कर रहा है आईएमएफ? ये बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी खबर है भारत के लिए, और इस खबर के बहुत सारे आयाम हैं जिन आयामों को समझना जरूरी है। रिजर्व बैंक ने ये आईएमएफ ने करीब करीब 1 साल पहले भी इस बात का संकेत दिया था कि भारत में सरकारों का कर्ज, जो पूरे सरकारी सिस्टम का कर्ज है, वो तेजी से बढ़ रहा है। और ये बात केंद्र सरकार के कर्ज की है। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी जीडीपी के बराबर कर्ज हो चुका है। अगर आप मार्च का आंकड़ा लें तो 15-15.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकारों का कर्ज भी जीडीपी का करीब 28% था मार्च के आंकड़े में, और केंद्र सरकार का कर्ज करीब 57 से 58% था। अब ये जिस स्थिति में भारत का कर्ज उसके जीडीपी के बराबर हो रहा है, यानी पूरी देश की अर्थव्यवस्था जितना उत्पादन करती है उसका जितना मूल्य है उतना कर्ज अकेले सरकारें लिए बैठी हुई हैं, केंद्र और राज्य सरकारें। ये बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक परिस्थिति है, और उस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कर्ज को फिनांस करने के लिए भारत में निरंतर सेविंग्स चाहिए, क्योंकि इस कर्ज का
को चुकाने के लिए और इस कर्ज में निवेश करने के लिए बैंकों को और ज्यादा पैसा चाहिए। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों की वित्तीय स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब यहाँ वो आंकड़ा देखिए जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि 60,000 करोड़ रुपए सरकार एनपीएस के लिए राज्यों को और बोरिंग करने की इजाजत देने जा रही है। पूरे कोविड के दौरान राज्यों से और ज्यादा बोरिंग करने के लिए कहा, केंद्र सरकार ने भी काफी बोरिंग की। अब यहाँ इस दौर में ये रिपोर्ट आई है जब ब्याज दरें और ऊंची हैं। इस समय सरकार के लिए भी 7-7.5% के आसपास, 7% के आसपास कर्ज उपलब्ध हो रहा है। ये एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है और इसका असर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉवरेन रेटिंग पर और साख पर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जब आईएमएफ कह रहा है कि भारत में जीडीपी के जितना उत्पादन है उतना ही कर्ज हो रहा है और भारत में जीडीपी की तुलना में फाइनेंशियल सेविंग्स तो काफी कम है, 15-16% से नीचे हैं, तो भारत के बॉन्ड जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में लिस्टिंग करने जाएंगे, जिन पे ट्रेडिंग अगले साल शुरू होगी, तो इस रोशनी में पढ़े जाएंगे। जो हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में विस्तार से बताया भी था, लंबी चर्चा में भी हमने बताया था कि इस रोशनी में पढ़े जाएंगे कि भारत की सरकार पर कितना कर्ज है। और अंतिम बात, ये सिर्फ सरकार का कर्ज है। वित्तीय सिस्टम में प्राइवेट कंपनियों का कर्ज, इंडिविजुअल्स पे लिया गया कर्ज, रिटेल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब उससे बाहर है। अगर पूरे वित्तीय सिस्टम का कर्ज देखें तो वो पहले ही शुरू जीडीपी से बड़ा हो चुका है अनुपात में, अगर प्राइवेट क्रेडिट को भी इसमें शामिल करते हैं। अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया है। इसकी वजह से उन देशों पर मार पड़ सकती है जो पुराने प्रतिबंधों का उल्लंघन करके रूस से तेल खरीद रहे थे। अमेरिका ने तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नियमों को सख्त बनाया है। यूएई और हांगकांग में ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले प्रतिबंधों का उल्लंघन करके रूस के साथ तेल व्यापार कर रही थीं। ऐसी तमाम एजेंसियों पर भी अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सर, पूरी तरीके से फेल होते दिख रहे हैं जो पहले लगे प्रतिबंध थे, अब ऐसे में क्या होगा? देखिए, हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम में बता रहे हैं कि रूस पर जो तेल के प्रतिबंध लगाए गए थे, तेल और $60 पर बैरल की सीमा लगाई गई थी, वो सीमा उसी समय ध्वस्त हो गई। उसकी वजह ये कि पूरी दुनिया में जो अंडर द रडार या डार्क फ्लीट टैंकर्स का था, वो ये तेल ले जा रहा था। ये बात आपको मनी 9 ने सबसे पहले बताई थी और हम लगातार बता रहे हैं। अंततः बात घूमकर वहीं आ गई। एक साल बाद दुनिया भर के देशों को ये समझ में आया कि रूस जिस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिन कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हांगकांग की कंपनी है जिसका नाम बेलेट्रिक्स है, हांगकांग की एक कोबाल्ट एनर्जी है, यूएई की कंपनियां डीएमसीसी हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत सारे ऐसे टैंकर ऑपरेट कर रही हैं जो टैंकर ना तो दुनिया के शिपिंग रडार पर दिखते हैं और ना उनका रजिस्ट्रेशन स्पष्ट है कि वो कहाँ रजिस्टर्ड है और कहाँ जा रहे हैं। और ये तेल बेहद सफाई के साथ ऑन सी रूस के जहाजों से इसमें लादा जाता है। तो इसलिए जो नए प्रतिबंध आए उसमें अब ऑन सी तेल के एक्सपोर्ट और जो समुद्र के भीतर तेल की जो अदला बदली है उसे भी शामिल किया गया है। लेकिन इन पूरे प्रतिबंधों को दुनिया के 3 बड़े महत्वपूर्ण देशों ने जो प्रतिबंध के दायरे में थे, वेनेजुएला, ईरान और रूस ने, जो डार्क फ्लीट के टैंकर थे, अनरजिस्टर्ड टैंकर थे, उनके जरिए ध्वस्त कर दिया। जो बड़ी शिपिंग कंपनियां थी वो तो इंश्योरेंस प्रतिबंध नियमों का पालन करती रही। इसलिए इन नए प्रतिबंधों में अब इन्हें टारगेट करने के प्रावधान किए गए। नए प्रतिबंध क्या होंगे सर और किस तरह काम करेंगे, असर करेंगे? नए प्रतिबंध में वो कंपनियां जो डार्क फ्लीट चला रही हैं, जो अंडर द रडार चला रही हैं, उनके ऊपर सख्ती की गई, उन पे पहचान की जाएगी। उन देशों से कहा गया है कि इन फ्लीट्स को रोका जाए, इनकी पहचान और इनकी पड़ताल की जाए, ताकि इन्हीं के जरिए जो रूस का सस्ता कच्चा तेल है वो जा रहा है। पर एक बड़ी और चुनौती इसमें दुविधा दिखाई दी है कि रूस के तेल के ग्राहक दुनिया में मौजूद हैं। उस सस्ते कच्चे तेल को दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं खरीद रही हैं और जब वो खरीद रही हैं तो बाजार बायर के स्तर पर भी बना हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि डार्क फ्लीट पर सख्ती के साथ आने वाले समय में बायर्स को लेकर भी सख्ती की जा सकती है, और जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारत ने पिछले 1 साल के अंदर प्रतिबंधों के बाद रूस से तेल का बड़े पैमाने पर आयात किया था और उसमें भारतीय रुपए में भुगतान भी किया गया था। चीन दूसरा बड़ा देश है जिसके पास काफी तेल जा रहा है। तो क्या ये प्रतिबंध अब रूस के सस्ते कच्चे तेल के बायर्स पर भी आएंगे, वो भी सख्ती करेंगे? क्योंकि यूरोपियन समुदाय के नेताओं ने कई बार अपने अलग अलग टिप्पणियों में कहा है कि भारत और चीन जैसे देश रूस के तेल की लॉन्ड्री है, वो यहाँ से रूस से तेल खरीदते हैं और बाकी दुनिया के बाजारों में बेचते हैं। लेकिन फिलहाल रूस पर लगाए गए सैंक्शंस, कच्चे तेल के सैंक्शंस पूरी तरह विफल हो गए हैं। रूस महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा है, ओपेक के साथ बैठकर तेल की कीमतों पर फैसला कर रहा है। एक ऐसा देश जिसका तेल उत्पादन पूरी तरह बंद है, उसकी आपूर्ति पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को प्रभावित कर रही है, उसे ऊपर नीचे होने में मदद कर रही है। तो इस तरह से नाटो की ये पूरी मुहिम तो औंधे मुंह गिरी है, ऐसा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर।
इस साल जीरे की कीमतों में नया रिकॉर्ड बना है। भाव 65,000 रुपये प्रति क्विंटल तक गया है, लेकिन उसके बाद कीमतों में लगातार गिरावट जारी और अब भाव घटकर 37,000 रुपये तक आ गया है। जीरे के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में इसकी खेती पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। 20 दिसंबर तक गुजरात में 5.3 लाख हेक्टेयर के जीरे की खेती दर्ज की गई, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2.61 लाख हेक्टेयर की फसल लगने का था। खेती बढ़ने की वजह से जीरे की उपज में इजाफा होने की उम्मीद है, जिस वजह से भाव टूट रहा है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के ग्राहकों को यूपीआई क्यूआर कोड से अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दी है। पीएफआरडीए ने एक बयान में कहा है कि इस कदम का मकसद अंशदान की प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि इसे एनपीएस ग्राहकों के लिए अधिक आसान और बेहतर बनाया जा सके। लाल सागर में बढ़े तनाव की वजह से सुएज नहर के रास्ते मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। खासकर कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाले जहाज़ों पर ज़्यादा असर है। इस रास्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाले जहाज़ों की आवाजाही दिसंबर के दौरान सामान्य के मुकाबले 50% घट गई। यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से कई मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस वजह से जहाज़ इस रास्ते आवाजाही से परहेज करने लगे हैं। अब तक ई कॉमर्स साइट पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए टोकन जनरेट किया जा रहा था, लेकिन अब ये टोकनाइजेशन सीधे बैंक के स्तर पर होने लगेगा। दरअसल रिजर्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों और एनबीएफसी को कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की मंजूरी दे दी है। इससे कार्ड यूजर को एक सिंगल प्रोसेस के जरिए अलग अलग ई कॉमर्स साइट्स के लिए अपने कार्ड का टोकन जनरेट करने की सहूलियत मिलेगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बराबर रेड सी को लेकर पूरी दुनिया में काफी चिंता बनी हुई है और ऐसा दिख रहा है कि दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में अब कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का असर हो सकता है। और दूसरा ये कि अमेरिका की तरफ से जो नए सैंक्शंस जारी किए गए उनका भी असर रेड सी से कच्चे तेल के फ्लो पर दिखाई देगा कि बहुत सारी शिपिंग कंपनियां इसी रूट से रूस का तेल लेकर निकलती हैं। तो अब ये पूरी शिपिंग लाइन, ये पूरा शिपिंग रूट नई चुनौतियों का केंद्र बन रहा है और अब दुनिया की शिपिंग कंपनियां ये देखने की कोशिश कर रही हैं कि आने वाले समय में, अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति की परिस्थिति क्या रहने वाली है। क्योंकि फिलहाल जो रेड सी में हो रहा है, हूती विद्रोहियों की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, उसे रोकने में किसी दुनिया की बड़ी ताकत ने दखल नहीं दिया है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल